Hello everyone. Today I am going to teach you again the shell which are related to class 8. आज के इस वीडियो में हम लोग सेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज फिर उसी पॉइंट को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेल के न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्लीटली जो है सेल 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक टिपिकल सेल है मेनली 4 टाइप्स। उसमें से हम लोग पढ़े थे सेल मेम्ब्रान, जो पहले नंबर पर था, सेल मेम्ब्रान। और फिर इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रान। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रान। फिर हम लोग दूसरे नंबर पर पढ़े थे सेल वॉल, जो स्पेशली प्लांट सेल के लिए उपयुक्त है। एनिमल सेल के में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरे नंबर पर जो हम लोग देखे थे वो था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। इसी साइटोप्लाज्म के चलते हम अपने जीवन के सारे लाइफ एक्टिविटीज को क्या कर पाते हैं? संपन्न कर पाते हैं। अगर साइटोप्लाज्म हमारा दुरुस्त नहीं होगा फिर हम बहुत तरह के वाइटल एक्टिविटीज को करने में सक्षम नहीं होंगे। और फोर्थ नंबर पर हमारा था न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक या केंद्रिका कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में ही कंप्लीटली जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर हम लोग साइटोप्लाज्म के कुछ साइटोप्लाज्मिक बॉडीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस को देखते हैं कि एक्चुअली में न्यूक्लियस को कितने भागों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कितने भागों में इसका क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह के न्यूक्लियस होते हैं। इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानकारी हम लोग न्यूक्लियस के माध्यम से प्राप्त करेंगे। न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। हर एक सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, हर एक सेल में जो है न्यूक्लियस विद्यमान होते हैं। बिना न्यूक्लियस या केंद्रक के हम उस जीव की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। देखते हैं जो न्यूक्लियस होता क्या है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। Important part of the shell which help shell body to pass a certain material for life processes। यह इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इसके बारे में कहा जाता है कि यह हर एक सेल बॉडी में विद्यमान होता है और इसकी महती भूमिका होती है, एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। क्या करता है? तो ये सेल बॉडी को, जिस बॉडी का सेल है उस बॉडी के थ्रू भिन्न भिन्न तरह की सबस्टांसों को, जो कि हमें वाइटल एक्टिविटीज को संपन्न कराने में क्या करती है? मदद करती है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस 7th में पढ़े थे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, बहुत सारे वाइटल एक्टिविटी, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस है, मूवमेंट है, मसल का मूवमेंट है। ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो तब सही होगा जब हमारे पास में न्यूक्लियस होगा। क्यों? क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर में हमारा साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या होता है? विद्यमान होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो था न्यूक्लियस का डिफिनीशन। अब देखेंगे कि एक्चुअली में न्यूक्लियस को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जनरली न्यूक्लियस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं।
अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। The shell consists of the four main parts. Sorry. The nucleus consists of the four main parts. Four main parts. ये हमारा न्यूक्लियस मुख्यतः 4 भागों से मिलकर के बना होता है। एक न्यूक्लियस को बनाने में मुख्यतः 4 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अपना योगदान देते हैं। उसमें पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय झिल्ली। दूसरे नंबर पर है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक तरह का फ्लूइड है जो न्यूक्लियस में क्या होता है? विद्यमान होता है। दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर न्यूक्लियोलस, और चौथे नंबर पर होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम। एक न्यूक्लियस के यही मुख्य 4 भाग हैं, जिसमें से पहला को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, तीसरा को न्यूक्लियोलस कहते हैं, और चौथे नंबर पर हमारा क्रोमोसोम्स है। अब हम बारी बारी से सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जानेंगे, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, देयर आफ्टर न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टू द पॉइंट हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या योगदान है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय झिल्ली। एक्चुअली में ये कहां विद्यमान होता है? न्यूक्लियस के अंदर में ये किस पोजीशन को, कहां पर ये लोकेट करता है, उसको देखेंगे। इट सराउंड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यह चारों तरफ से न्यूक्लियस को क्या करके रखता है? घेर करके रखता है। इट हेल्प्स इन पासिंग अ सर्टेन material in and out from the shell body, from the shell body। ये मुख्य रूप से न्यूक्लियस को घेरे रहता है। साथ ही साथ इसकी ये क्षमता होती है कि कुछ एक प्रकार के जो स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स है उसको पास कराने में क्या करता है? मदद करता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ डेंस फ्लूइड। इट इज अ डेंस फ्लूइड। ये एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड है। कैसा है? विस्कस फ्लूइड। डेंस फ्लूइड से यहां मतलब है अत्यंत गाढ़ा, which is found in the nucleus, found in the nucleus।
जो उस केंद्रक के बीचों बीच क्या रहता है, स्थित रहता है। एक्चुअली में ये फ्लूइड है जो कई सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने अंदर में क्या करके रखता है, समेट करके रखता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। वो न्यूक्लियस में उसका क्या स्थान है, वो क्या भूमिका निभाता है, कौन सा रोल प्ले करता है। Nucleolus, these are a spherical body that present in the nucleus they are mainly composed of a type of protein called RNA। दो तरह के प्रोटीन, सेल प्रोटीन्स होते हैं जो सेल को पोषित करने में मदद करते हैं। उसमें से हमारा एक है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए, जो कि हम क्रोमोसोम्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ आरएनए से मतलब है, आरएनए स्टैंड्स फॉर रिबो न्यूक्लियोइक एसिड। ए R stands for ribo, N stands for nucleic, A stands for acid। RNA रिबो न्यूक्लियोइक एसिड, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन सेल है और कहाँ विद्यमान होता है, तो न्यूक्लियोल्स में विद्यमान होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके न्यूक्लियस के चौथे पार्ट क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो हर एक माता पिता से बच्चों में क्रमिक विकास के थ्रू जो है सो ट्रांसफर होता है। ये गुण धारण है, क्या है, गुण धारण है, जो हर एक बच्चा अपने माता पिता से उस गुण को क्या करता है, धारण करता है। यही एक्चुअली में क्रोमोसोम्स के अंतर्गत बताया जाता है। सीनियर क्लासेस में फिर इसको और भी डिफाइन किया जाएगा। अभी हम क्रोमोसोम्स को जानेंगे। These are considered as the hereditary units of the living organisms। They are scattered in the nucleoplasm of the nucleus। यह हेरिडिटरी यूनिट्स माना जाता है। एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण का ट्रांसफर होता है, उस स्पेशल प्रॉपर्टीज को जो धारण किया जाता है,
वो सारा का अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, यहाँ दो प्रकार के गुणों का संचार होता है, एक मैटरनल से और एक पैटर्नल से, एक पिता के तरफ से और दूसरे नाना नानी की तरफ से। ये दो गुणों को संजो करके तब क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। और ये क्रोमोसोम्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक संतति से दूसरे संतति में क्रमशः क्या करता जाता है, विकास करता जाता है। The smallest unit of the hereditary is referred as the genes। यही जीन्स जो है सो गुणों को क्या करता है, धारण करता है। एक्चुअली में इसकी कुल संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46, जिसमें से 23 गुण पिता से और 23 गुण माता से, यानी माँ और पिता दोनों जो है सो समान गुणों से एक संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक तीसरा भी इसका प्रॉपर्टीज है, सो देखेंगे। These genes are capable to transfer the characters from the parents to their offsprings। इसी जीन्स के द्वारा जो है सो गुणों का ट्रांसफर किया जाता है, कैरेक्टर्स का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कहां? तो माता पिता से किस में, संतति में। यहाँ ऑफस्प्रिंग से मतलब संतति या संतान होता है। तो माता पिता के सभी गुणों को धारण करना है, उस बच्चे की क्या बन जाती है, नियति बन जाती है। ड्यू टू दिस जीन्स बच्चे अपने माता पिता के समान क्या होते हैं, दिखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द जीन्स चिल्ड्रेन resemble to their parents। इसी जीन्स के चलते सभी बच्चे, सभी संतति अपने माता पिता से क्या होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बस इतना ही। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के प्रेजेंट होंगे, जिसमें हम बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक बॉडीज या फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।